जय हिंद दोस्तों। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 11 है, यानी कि अभी जो हम डेली मेंस आंसर राइटिंग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जिसमें वही सीरीज रहता है। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखता हूँ आंसर के रिगार्डिंग में। अगर आपको लगता है कि कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अभी हमारा चल रहा है मेंस आंसर राइटिंग डिस्कशन। ऑलरेडी हमने GS1 कंप्लीट कर लिया, अभी हमारा GS2 चल रहा है। GS2 में भी हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। आज हम 11वां क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, एक तो पूछा गया है एजुकेशन के सेक्टर से और दूसरा है ये आपको देखने को मिलेगा करंट अफेयर्स में। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो रिसेंटली अभी एक लॉ पास हुआ है, द एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 में, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है और जो मेन एम है वो कह रहा है कि जो ये लॉ पास करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो कह रहा है कि जो एग्जाम के अंदर में जो चीटिंग्स होते हैं, जो अनफेयर्स होते हैं, उसके रिगार्डिंग में पूछा गया है कि वो क्या है। यानी कि जो रिसेंटली द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट जो पास हुआ वो क्या है, वो आपको बताना है। दूसरा आपसे ये पूछा गया है कि क्या ये यूनिवर्सिटी और स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर भी आता है इस एक्ट को, यानी कि जो एक्ट है इसके अंडर में जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम है या जो स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन है वो भी आता है। ये चीजें आपको 250 वर्ड्स में एक्सप्लेन करके बताना है, तो जिसमें हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अगर आप इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर आप डिस्कस करेंगे, एजुकेशन सेक्टर से निकल के आता है। आपने जब एनसीईआरटी कवर किया होगा या कंप्लीट किया होगा तो आपने पढ़ा होगा 8th क्लास के एनसीईआरटी में पॉलिटिकल साइंस में कि स्टेट लिस्ट के बारे में, यूनियन लिस्ट के बारे में और स्टेट और एक कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में। या अगर आपने एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा तो आपने एम लक्ष्मीकांत में पढ़ा ही होगा। तो एजुकेशन क्या है, ये किसके अंदर में आता है? ये आता है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में। यानी कि एजुकेशन को लेकर के स्टेट भी कानून बना सकती है और सेंट्रल भी कानून बना सकती है। जिसमें दोनों ही कानून बनाने का राइट होता है वो आता है कॉन्करेंट लिस्ट में। तो एजुकेशन हमारा ऑलरेडी कॉन्करेंट लिस्ट में आता है और ये रिसेंटली 2024 का में ये एक्ट पास हुआ है। तो इसी के रिगार्डिंग में बताने कि ये एक्ट क्या है और दूसरा इसके अंदर में क्या यूनिवर्सिटी और स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड भी आते हैं। इस बेसिस पे आपको 250 वर्ड्स में आंसर लिखने हैं। देखिए, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में जो चैलेंजेस निकल के आता है वो आपके लिए ये निकल के आता है कि एक तो आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड रहता है, यानी कि आपके पास टाइम रहता है सिर्फ 3 आवर का। और मिनिमम जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस बार, जो GS1 में और जो GS2 में क्वेश्चन पूछा वो 20 क्वेश्चन पूछे, 20-20 क्वेश्चन दोनों पेपर में पूछे। जिसमें से 1 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया 10 मार्क्स का 150 वर्ड्स में, और बाकी 11 से लेकर के जो 20 तक जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है 250 वर्ड्स में लिखना है, 15 मार्क्स का पूछा गया है। तो आपके पास टाइम कितना बच रहा है? सिर्फ 180 मिनट। 180 मिनट में आपको एक आंसर कंप्लीट करने के लिए 7 मिनट्स का टाइम मिलता है। इसी में आपको क्वेश्चन भी समझना है और एक इफेक्टिव आंसर भी लिखना है। तो ये आप तभी अच्छे से कर पाओगे जब आपने मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी है। अब डेली का टारगेट बना लो, मिनिमम 20 से 30 MCQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है प्रीलिम्स के लिए, और 2 मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। एक होनी चाहिए आपकी GS की, दूसरा होना चाहिए ऑप्शनल। और जब आप अगर 30 MCQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें से अगर आप 20 GS लेके चल रहे हैं तो मिनिमम 15-10 जो क्वेश्चन होने चाहिए वो CSET के भी होने चाहिए, क्योंकि अब UPSC CSET के भी पेपर क्या है थोड़ी स्टैंडर्ड वे में पूछ रही है। तब जाकर के आप अपने आप को क्या करोगे, गाइडलाइंस के तौर पे देख पाओगे कि आप कहाँ स्टैंड कर पा रहे हो, आपको किस सब्जेक्ट में कितनी फोकस करने की जरूरत है, आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन, जिसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। कुछ पॉइंट आपको लगते हैं तो आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे भी आपको क्या है क्वेश्चन लिखा हुआ मिल जाएगा। इसका मेन मोटिव क्या है कि जब मैं आपको ये PDF प्रोवाइड कराऊं तब आपको ये ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि कौन सा आंसर किस क्वेश्चन के लिए। अगर आपको ये सारी PDF के फॉर्म में नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे चैनल है, आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं चैनल ज्वाइन करके।
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, अगर हम पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 की बात करें ना, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या रहा है कि जो भी चीटिंग्स होती हैं पेपर्स के अंदर में, एग्जामिनेशंस के अंदर में, या जो पेपर लीक हो जाते हैं, या जो मेन फिर एग्जाम के मेंटेन को फेयरनेस करना, इंटीग्रिटी बनाए के रखना, क्रेडिबिलिटी को बनाए रखना, ये इनका क्या है मेन ऑब्जेक्टिव, मेन एम्स आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, सबसे पहले हम इसमें जो कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे डिफाइन एंड रिस्ट्रिक्ट अनफेयर प्रैक्टिस। आपने आए दिन न्यूज़ में देखा होगा, कभी कोई पेपर लीक हो जाता है, जैसे रिसेंटली का बिहार का बीपीएससी का पेपर लीक हो गया था। रिसेंटली जो एग्जामिनेशंस होते हैं उसके पेपर लीक हो जाते हैं, जैसे कई बार इकोनॉमिक, जैसे आप सीबीएसई के केस में भी देख सकते हो कि पेपर लीक हो जाते हैं। तो आज के टाइम पे मेजर प्रॉब्लम यही आता है कि जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराए जा रहे हैं, कि जो एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं, कि वो फेयर तरीके से प्रैक्टिसेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो देखिए, जो एक्ट है, अगर हम इस कानून की बात करते हैं तो इसमें प्रोविंशन ऑफ अनफेयर मींस का मतलब है जो भी पेपर लीक हो रहे हैं आज के टाइम पे, या जो भी अनऑथोराइज्ड हेल्प कर रही है पेपर के टाइम पे चीटिंग्स करवाने के लिए अनफेयर एक्टिविटीज में, या जो हम अगर हम टेम्परेरिंग विद कंप्यूटर सिस्टम की बात करें, जो रिजल्ट है उसको जो मैनिपुलेट किया जा रहा है रैंकिंग और सिलेक्शंस के लिए, तो इन सबको क्या करना, रोकना है, इन सबको प्रिवेंट करना है, इन सबसे बचाना है। देखिए, इसके बहुत चैलेंजेस, मतलब बहुत एक तरीके से कह सकते हो बहुत प्रॉब्लम सोसाइटी में निकल के आते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये निकल के आता है कि जो ऑनेस्ट कैंडिडेट होते हैं, जो ऑलरेडी हार्ड वर्क करके जाते हैं एग्जाम देने के लिए, उनका एक तरीके से कहीं ना कहीं क्या होता है, जो मोटिव होता है, जो एक ट्रस्ट होता है, वो क्या होता है सिस्टम पर से हटने लगता है, जो कि एक तरीके से क्या होता है अनएथिकल जो प्रैक्टिस कह सकते हो, या आप कह सकते हो जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका एक तरीके से मनोबल टूटने लगता है ऐसी एक्टिविटीज की वजह से। तो जो ये एक्ट लाया गया है वो इसी के लिए लाया गया था कि जो पेपर्स लीक हो रहे हैं आज के टाइम पे, जो अनफेयर एक्टिविटीज करवाई जा रही हैं, जो एग्जाम के टाइम पे चीटिंग्स करवाई जा रही हैं, जो रिजल्ट और रैंकिंग में, जो सिलेक्शंस में जो मैनिपुलेट किया जा रहा है डाटा, इन सबको क्या किया जा सके, रोका जा सके। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा डिफाइन एंड रिस्ट्रिक्ट अनफेयर जो प्रैक्टिसेस होती हैं उनमें। यहाँ पे आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा, यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ से नोट्स में अपने आंसर लिख सकते हैं या इस बेसिस पे भी लिख सकते हैं। देखिए, फिर पेनल्टी फॉर वायलेशंस, यानी कि अगर इस कानून का कोई वायलेंस करता है या विरोध करता है, मतलब इसके अगेंस्ट में जाकर के काम करता है, तो उस पे क्या है, एक स्ट्रिक्ट पेनल्टीज क्या की जाएगी, इम्पोज की जाएगी, जिसमें 1 करोड़ और 10 साल की जो लाइफ प्रिजनमेंट की जो सजा है या उससे ज्यादा, वो भी क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन को या जो पर्सन उस केस के अंदर में इन्वॉल्व पाया जाएगा ऐसी प्रैक्टिसेस करते हुए, तो उस पे 1 करोड़ का फाइन या 10 साल की जेल, मतलब 1 करोड़ की फाइन और 10 साल या उससे ज्यादा की क्या दी जाएगी, उनको जेल की सजा होगी यदि वो किसी भी चीटिंग नेटवर्किंग में पाए जाते हैं। तो ये आपको एक पनिशमेंट देखने को मिलेगा। इनहेंस मॉनिटरिंग की बात करते हैं। इनहेंस मॉनिटरिंग का मतलब है कि निगरानी को बढ़ावा देना, कि जो एग्जाम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं वो फेयरली तरीके से कराए जा रहे हैं या नहीं कराया जा रहा है, या कहीं पे क्वेश्चन पेपर पहले से ही लीक ना कर दिया गया हो, या बच्चे की जो सेटिंग अरेंजमेंट है जैसी बिठाई गई थी उस हिसाब से है या नहीं है। तो जो निगरानी है एग्जाम के टाइम पे उसको क्या करना, बढ़ावा देना। देखिए, अगर हम अथॉरिटीज की बात करते हैं तो उनकी जो पावर्स है, यानी कि जो अधिकारियों को अचानक से निरीक्षण करने, यानी कि जो ऑफिसर्स आते हैं चेकिंग करने के लिए, इंस्पेक्शंस के लिए, और जो इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स हैं, जैसे आजकल देखा होगा कि एग्जाम के टाइम पे लोग चीटिंग करने के लिए अलग अलग काइंड्स के जो इलेक्ट्रिक गैजेट है वो लेकर के जाते हैं ताकि वो क्या कर सके, चीटिंग कर सके। तो उन सब पे या जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हैं इन सब पे क्या है, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है, यानी कि रोक लगा दी गई है। या जैसे आज के टाइम पे अगर आप ऑनलाइन एग्जाम देने जाओगे तो देखा होगा कि आपसे जैसे हाथ का कड़ा हो गया, या आपने कोई भी मेटल चीज है आपके हाथ में, कॉइन्स है, पेन भी आज के टाइम पे वो एग्जामिनर के हॉल में एग्जामिनर ही दे देता है, फिर वापस रिटर्न आपसे ले लेते हैं ताकि दूसरे कैंडिडेट को भी दिया जा सके।
आपके शूज उतरवा के चेकिंग की जाएगी, प्रॉपरली तरीके से चेकिंग की जाती है। तो इसका मेन मोटिव होता है कि किसी भी तरीके से जो अनफेयर एक्टिविटीज होती है उसको रोकना। लेकिन फिर भी लोग इतने दिमाग लगा लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक गैजेट्स है वो किसी तरीके से अंदर ले आते हैं। इसका एक मेन रीजन होता है केयरलेसनेस तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो करना। तो जो भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं या हम रिस्ट्रिक्टेड सर्विस की बात करते हैं तो प्रोवाइड कराना है कि जो भी पब्लिक एग्जामिनेशंस है जो कंडक्ट कराए जा रहे हैं तो उसमें क्या किया जा सके, जो निगरानी है उसको बढ़ावा दिया जा सके, जिससे कि क्या होगा कि हम कहीं ना कहीं जो अनफेयर एक्टिविटीज़ है या चीटिंग है उसको हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और ये जो हमारा एक्ट है इसको हम वायलेंट होने से रोक सकते हैं। या जहाँ पे भी वायलेंट होता हुआ अगर पाया जाता है तो उस पर क्या लगाया जाएगा, भारी चार्जेस, और उन्हें पेनल्टी और पनिश किया जाएगा। तो इस वजह से जो सुपरवाइज इंस्पेक्शंस ऑफिसर्स होते हैं उनको थोड़ी सी जो पावर है वो क्या है, ज़्यादा दी गई है। प्रिवेंट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन एग्जामिनेशन, यानी कि परीक्षा के अंदर जो भी क्राइम्स होते हैं उसको कहीं ना कहीं क्या करना, रोकना। देखिए अगर हम इस एक्ट की बात करते हैं तो ये एड्रेसेस करते हैं जो भी ऑर्गेनाइज है, जैसे कि अगर हम चीटिंग रिंग की बात करते हैं या जो भी जो चीटिंग, जैसे चीटिंग हो गई, या जो एग्जाम, कई बार क्या होता है कि जो एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं वहाँ से पेपर्स लीक करा दिए जाते हैं, या कुछ बच्चों के द्वारा क्या है उनके पेपर किसी अदर एक्सपर्टीज पर्सन्स के द्वारा लिखे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी क्राइम यानी कि एग्जामिनेशंस पे जो भी क्राइम्स ऑर्गेनाइज की जाती है तो उन सबको कहीं ना कहीं क्या करना है, रोकना है। रोकना भी है इस एक्ट का काम। तो देखिए अगर हम इस अधिनियम की बात करें, ये जो एक्ट है इस संगठित जो भी धोखाधड़ी होती है या जो भी क्राइम्स होते हैं इन सबको क्या करना, रोकना, और जिससे कि जो शामिल संपत्ति है उसको सरकार के द्वारा फिर वो क्या कर लेती है, जब्त कर लेती है। अगर किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर पे क्या है, जैसे कई बार होता है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एग्जामिनेशन सेंटर पे सेंटर पड़ता है, अगर वहाँ पे कोई भी जैसे चीटिंग्स होती हैं या जो भी क्राइम्स अनफेयर एक्टिविटीज देखी जाती है तो सरकार अब क्या करेगी कि उनकी जो प्रॉपर्टीज है उसको क्या कर लेगी, अब जब्त कर लेगी। उसके बाद देखिए आता है प्रोटेक्ट ऑनेस्ट कैंडिडेट। आज के टाइम से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो वो कैंडिडेट्स को प्रोटेक्ट करना जो ईमानदारी से अपनी हार्ड वर्क, अपनी मेहनत से जाकर के क्या दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो देखिए ये एक्ट्स की बात करते हैं तो ये एक्ट में इंक्लूड किया गया है कि जो भी प्रोटेक्ट है यानी कि जो ऑनेस्ट कैंडिडेट है उनको क्या है, प्रोटेक्ट किया जाएगा। यानी कि इस अधिनियम में ऐसे भी प्रावधान हैं जो वास्तविक यानी कि जो ओरिजिनल कैंडिडेट्स हैं उनको जो भी अनावश्यक जो सजा है से बचाने के लिए, ताकि उन्हें जो धोखाधड़ी यानी कि जो चीटिंग है या उनसे पनिश से बचाया जा सके, लेकिन निर्दोष जो भी ऑनेस्ट कैंडिडेट्स होते हैं उन पर कोई भी असर ना पड़े। तो देखिए कई बार अगर जैसे जो एग्जाम पेपर सब लीक्स हो जाते हैं ना तो इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है वो किस पे पड़ता है, एक तो हमारी टाइम पर पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम एफर्ट लगा होता है, और दूसरा पड़ता है हमारी जो टाइम होता है या जो मोटिव्स होता है, मोटिवेशंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाउन होता है। एक तरीके से ट्रस्ट भी कहीं ना कहीं ब्रेक होने लगता है। तो इससे भी क्या करना, बचाना। अगर हम जहाँ तक की बात करते हैं कि इस एक्ट के अंदर जो इंक्लूड किए गए जो भी कंडक्ट्स हैं, चाहे हम स्टेट की बात कर ले या सेंट्रल एजेंसीज की बात कर ले। सेंट्रल एजेंसी जैसे कि आप सीबीएसई की बात कीजिए, सीबीएसई क्या है, एक सेंट्रल बॉडी है। हर एक स्टेट का आपको अपना स्टेट बोर्ड देखने को मिल जाएगा या यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाएगा। फिर इसमें यूनिवर्सिटीज भी आपको देखने को मिलेगी, जो भी यूनिवर्सिटीज की जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं इसमें आपको बोर्ड एग्जाम भी कवर होता हुआ नजर आएगा। तो गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, इसको एक्सनेट कर सकते हैं जो भी अदर बॉडीज है थ्रू जो भी नोटिफिकेशंस होते हैं, और इंश्योर कर सकते हैं जो बोर्ड स्कोप होते हैं। यानी कि सरकार अधिनियम के अंतर्गत अन्य जो भी निकाय हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इसमें जोड़ सकती है, जिससे राज्य शिक्षा जो बोर्ड है यानी कि जो अगर हम बात करते हैं स्टेट एजुकेशन बोर्ड है या बात करते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम के, ये सब क्या है इसके अंतर्गत आ सकती है। तो फ्रेंड्स यही था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा आंसर होना चाहिए था। अगर आपको लगता है कि नहीं और भी कुछ पॉइंट्स हैं या आपके पास और भी कोई डाटा फैक्ट्स है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या होता रहेगा, एक मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डिस्कशन होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या डिस्कस करेंगे, आर्टिकल 21 के बारे में डिस्कस करेंगे।
जो कि डायरेक्ट आपने एम लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा। एम लक्ष्मीकांत के ही बुक से ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।